गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग देह तरल एवं परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रुधिर की संरचना भाग 1 को पढ़ेंगे। आइए इसके पहले सबसे पहले जान लेते हैं परिसंचरण तंत्र क्या होता है। जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण एवं अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन भी आवश्यक है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं एवं उपयुक्त अंगों तक पहुँचाने हेतु एक प्रभावी तंत्र का होना आवश्यक है, जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। संक्षेप में यह समझ लीजिए कि हमारे शरीर में रक्त के माध्यम से विभिन्न पोषक पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण और उसी प्रकार से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण होता है। साथ ही विभिन्न हानिकारक पदार्थों का संचरण परिसंचरण तंत्र के माध्यम से ही होता है। आइए जान लेते हैं परिसंचरण तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं। तो यहाँ पर हम मानव परिसंचरण तंत्र के भाग देख रहे हैं। मानव परिसंचरण तंत्र को हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग होता है रुधिर या ब्लड, दूसरा भाग होता है हार्ट या हृदय और तीसरा भाग होता है रुधिर वाहिनियाँ। ठीक है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, और यह रुधिर वाहिनियों यानी ब्लड वेसल्स के माध्यम से हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान संचरित होता है। ब्लड वाहिनियों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त होता है, लेकिन याद रखिएगा पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त होता है। दूसरा भाग होता है ब्लड वाहिनियों का सिराएं या वेंस। सिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन याद रखिएगा पल्मोनरी सिरा में हमेशा शुद्ध रक्त होता है। आइए अब हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, ब्लड को हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट देते हैं, यानी ब्लड के 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है प्लाज्मा, जो 55 से 60% होता है, और शेष भाग होता है ब्लड कार्पसल्स का, यानी रक्त की कणिकाओं को। रक्त की कणिकाएँ 3 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 रेड ब्लड कार्पसल्स, जिन्हें हम एर्थ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इनको हिंदी में लाल रक्त कणिकाएँ कहते हैं। दूसरा भाग है रक्त कणिकाओं का वाइट ब्लड कार्पसल्स, इन्हें ल्यूकोसाइट्स कहते हैं या श्वेत रक्त कणिकाएँ। और तीसरा भाग होता है ब्लड प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट्स। और इन वाइट ब्लड कार्पसल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं को हम 2 भाग में बांटते हैं, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स और ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स। तो इसको आप मन में ध्यान से बैठा लीजिए। आइए सबको एक एक करके बारी बारी से पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि एर्थ्रोसाइट यानी रेड ब्लड कार्पसल्स की संरचना कैसी होती है। ये रेड ब्लड कार्पसल्स हैं एर्थ्रोसाइट्स, और यहाँ पर चित्र में दिखाए गए आपके विभिन्न प्रकार के ल्यूकोसाइट्स जैसे बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, यूसिनोफिल्स, और आपका नीचे की ओर दिखाया गया है मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। साथ में ही यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपकी ब्लड प्लेटलेट्स हैं। आइए सबको एक करके हम लोग जानेंगे। और यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं ल्यूकोसाइट्स को हमने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि 2 भागों में बांटा गया है, ग्रेनुलर और ए ग्रेनुलर। ग्रेनुलर का मतलब होता है कणिकामय। ठीक है, और इन कणिकामय ल्यूकोसाइट्स को 3 भागों में बांटते हैं, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। उसी प्रकार ए ग्रेनुलर यानी कणिका विहीन। ठीक है, इनको 3 भागों में बांटते हैं, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। तो आइए प्लाज्मा के बारे में जानते हैं। तो प्लाज्मा जो है एक हल्का पीला गाढ़ा तरल होता है, और यह संपूर्ण रुधिर का लगभग 50 से 60% होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% जल और 6 से 8% प्रोटीन और 0.9% से 1.0% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। आइए जानते हैं प्लाज्मा के प्रोटीन कौन कौन से होते हैं। प्लाज्मा में एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इनका निर्माण यानी इन सभी प्रोटीन्स का निर्माण यकृत की कोशिकाओं में होता है। आइए जान लेते हैं प्लाज्मा में पाई जाने वाली
जो एल्बुमिन प्रोटीन होती है वह रुधिर की सबसे छोटी प्रोटीन है। यह प्लाज्मा के परासरणीय दाब को और तरल ऊतक और कोशिकाओं के बीच जल संतुलन को बनाए रखती है। दूसरी प्रोटीन है आपकी ग्लोब्यूलिन। यह प्रतिरक्षा प्रोटीन्स होती है जो विष पदार्थों को नष्ट करती है तथा इस संक्रमण का यानी शरीर का संक्रमण से बचाव करती है। तीसरी महत्वपूर्ण प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, उसे हम फाइब्रिनोजन कहते हैं। यह रुधिर की सबसे बड़ी प्रोटीन है। इनकी आवश्यकता रुधिर स्कंदन में होती है, अर्थात रक्त को जमाने में होती है। आइए आगे चलते हैं। प्लाज्मा में अल्प मात्रा में हिपैरिन होते बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जिसका निर्माण यकृत की मास्ट कोशिकाओं में होता है। हेपेरिन का निर्माण कहाँ पर होता है? मास्ट कोशिकाओं में, यकृत की। यह रुधिर कोशिकाओं में यानी जिसमें रुधिर बहता है, रुधिर कोशिकाओं में बह रहे रुधिर को जमने से बचाती है, अर्थात रुधिर वाहिनिकाओं में रुधिर का थक्का नहीं बनने देती है। आइए अब हम लोग जान लेते हैं रेड ब्लड कार्सेल्स यानी एर्थ्रोसाइट्स को, है ना। इसे एर्थ्रोसाइट्स को या लाल रक्त कणिकाओं को या रेड ब्लड कार्सेल को हम संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं RB और स्मॉल c यानी RBCS के रूप में लिखते हैं, है ना। तो जो रेड ब्लड कार्सेल्स होती हैं उनका जीवन चक्र यानी लाइफ साइकिल्स 120 से 125 दिन होता है। मैन में इनकी संख्या यानी पुरुष में इनकी संख्या 50 लाख मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर होती है। साथ ही महिलाओं में इनकी संख्या कम होती है यानी प्रति घन मिलीमीटर 45 लाख। इन्हें टोटल RBCS काउंट भी कहते हैं। मछलियों, उभयचर, सरीसृप एवं पक्षियों के RBCS ओवल शेप्ड यानी अंडाकार, बायकॉन्वेक्स यानी उभयोत्तल और न्यूक्लिएटेड होते हैं। मनुष्य का RBCS बायोकॉन्केव यानी उभयावतल और डिस्क जैसा यानी तस्तरी जैसा और केंद्रक विहीन होता है। RBCS का निर्माण जन्म के पहले यानी भ्रूणीय अवस्था में लीवर में एवं प्लीहा में होता है, प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं, तथा जन्म के बाद RBCS का निर्माण रेड बोन मेरो यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। RBCS के निर्माण को एर्थ्रोपोइसिस कहते हैं। प्लीहा को यानी स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ ब्लड कहते हैं यानी रक्त का कब्रिस्तान कहते हैं, याद रखिएगा। RBCS के ड्राई वेट का 90% भाग यानी जो इतना RBCS हमारे ब्लड में पाया जाता है उसका 90% भाग हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कणिकाओं में, और इसी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है तथा यह हीमोग्लोबिन O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। आइए रोलेक्स फॉर्मेशन जान लेते हैं। बच्चों, RBCS के जो अणु होते हैं उनमें चिपकने की एक बहुत क्षमता होती है तथा RBCS जब सिक्के की ढेर की तरह संरचना बना लेते हैं तो इस निर्माण को हम रोलेक्स निर्माण कहते हैं। आइए अब चलते हैं ल्यूकोसाइट्स यानी श्वेत रक्त कणिकाओं पर। हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण ये रंगीन होती हैं। इनमें केंद्रक एवं कोशिकांग पाए जाते हैं। इनकी संख्या 6000 से 8000 मिलीमीटर प्रति घन मिलीमीटर रक्त में होती है। इन्हें टोटल WBCS काउंट भी कहते हैं। इनका जीवन चक्र 3 से 4 दिन होता है। ठीक है, यानी WBCS का जीवन चक्र कितना होता है? 3 से 4 दिन। ठीक है, अब हम लोग इनको मतलब यानी कि WBCS को जिन होते हैं अलग अलग, उनको अलग अलग जान लेते हैं। हमने आपको बताया था WBCS को पहले ग्रैनुलर और ए ग्रैनुलर में बांटा गया है, फिर ग्रैनुलर को बांटा गया है और ए ग्रैनुलर को अलग अलग बांटा गया है। तो सबसे पहले ग्रैनुलर WBCS देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है इओसिनोफिल्स, इन्हें एसिडोफिल्स भी कहते हैं। यह इओसिन से रंगी जा सकती है, यानी इओसिन क्या होती है? एसिडिक अम्लीय होती है। इनकी संख्या रक्त में 300 से 400 प्रति घन मिलीमीटर होती है। ये शरीर में एलर्जी
इम्यूनिटी, अति संवेदनशीलता में सहायता करती हैं। इन दशाओं में इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस स्थिति को इओसिनोफिलिया कहते हैं, यानी जब इओसिनोफिल बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं इओसिनोफिलिया। आइए आगे बढ़ते हैं, बेसोफिल्स को देख लेते हैं। ये मैथिलीन ब्लू रंजक से रंगी जाती हैं, क्षारीय रंजक होता है। इनकी संख्या रक्त में 30 से 200 प्रति घन मिलीमीटर होती है। इनके जीव द्रव्य में मास्ट सेल्स पाई जाती हैं जो हेपेरिन, सीरोटोनिन तथा हिस्टामिन का स्राव करती हैं। ये एलर्जी संबंधी कार्यों जैसे इन्फ्लेमेशन में सहायक होती हैं। तीसरा है यहाँ पर न्यूट्रोफिल्स, इन्हें हेट्रोफिल्स भी कहते हैं। ये उदासीन रंगों से रंगी जा सकती हैं। इनकी संख्या 4000 से 5000 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब होती हैं और ये भक्षी प्रकृति की होती हैं। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं जिनसे ये जीवाणुओं का पाचन करके शरीर की रक्षा करती हैं। अब हम ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स को बांटते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं। लिम्फोसाइट्स, इनकी संख्या रक्त में 1500 से 2500 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब होती है और लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी प्रोटीन एंटीबॉडीज बनाकर विष पदार्थों एवं रोगाणुओं को नष्ट करती हैं। और यहाँ पर अगला देख लेते हैं मोनोसाइट्स, इनकी संख्या रक्त में 200 से 400 प्रति घन मिलीमीटर क्यूब होती हैं और ये जीवाणुओं का भक्षण करती हैं अर्थात शरीर की सुरक्षा करती हैं। आइए रक्त कणिकाओं का तीसरा भाग देख लेते हैं, प्लेटलेट्स। ये प्लेट के समान बायोकॉन्वेक्स यानी उभयोत्तल और कॉन्ट्रैक्टाइल संकुचनशील केंद्रक विहीन नॉन न्यूक्लिएटेड रुधिराणु है। इनका जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर क्यूब होती है और प्लेटलेट्स केवल स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती हैं जिनमें से अधिकांश रक्त का थक्का जमाने में सहायक होते हैं। आइए अब हम लोग रक्त के कार्यों को जान लेते हैं, रुधिर के कार्यों को जान लेते हैं। तो रक्त का जो पहला कार्य है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो बच्चों आप जानते हैं कि हमारे रक्त में आरबीसी पाए जाते हैं और आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और इस तरह से वह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है। दूसरा, खाद्य पदार्थों का संवहन। रक्त का दूसरा कार्य है खाद्य पदार्थों का संवहन। खाद्य पदार्थों के संवहन में जब हम भोजन कर लेते हैं तो पाचन के पश्चात विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स और फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रक्त में मिल जाते हैं और रक्त के माध्यम से ही इन खाद्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण संवहन होता है। तीसरा जो रक्त कार्य है उत्सर्जी पदार्थों का संवहन। हमारे शरीर में दिन भर की जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप अनेक हानिकारक उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं और ये पदार्थ रक्त के माध्यम से ही एक स्थान से दूसरे स्थान संचित होते हैं। जो हमारा रक्त है वो शरीर के ताप नियंत्रण के काम को भी करता है। साथ ही रक्त शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के रसायनों के संतुलन में भी सहायक होता है। रक्त जल तथा पीएच को संतुलित भी करता है। रक्त रक्षात्मक कवच भी बनाता है। आप जानते हैं शरीर में मौजूद जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं WBC, उनका काम ही है शरीर में आए हुए विभिन्न रोगाणुओं को भक्षण करके ख़त्म कर देना। अर्थात रक्त की जो श्वेत रक्त कणिकाएँ होती हैं वो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बनाती हैं या प्रतिरक्षा तंत्र को बनाती हैं। रक्त का अंतिम कार्य है रक्त का रुधिर का थक्का जमाना, है ना। रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स रुधिर के थक्का जमाने में सहायक होती हैं। तो ये था रुधिर की संरचना संबंधित पहला भाग। दूसरा भाग आपको बहुत जल्दी मिलेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।